बनाने आपके स्वास्थ्य को और भी बेहतर, चुस्त और दुरुस्त लेकर आए हैं आप सभी दर्शकों का पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा। और इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं तन्वी अपने सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। बारिश का ये मौसम जहाँ हमें उमस भरी गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं इस मौसम में कई रोगों की होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी ओर से बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही हमें कई रोगों के घेरे में खड़ा कर सकती है। वहीं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ये बारिश का मौसम हमारे लिए काफी खुशनुमा साबित हो सकता है। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे जल जमाव और दूषित जल के सेवन से होने वाली परेशानियों के बारे में। साथ ही साथ हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि डायरिया और मलेरिया क्या है, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि मच्छरों का प्रसार ना हो इसके लिए हम क्या करें। बरसात के इस मौसम में इन दिनों जगह जगह जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। इससे एक तरफ जहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूषित जल का प्रसार भी ज्यादा हो रहा है। इस वजह से कई रोगों की समस्या देखी जा रही है। बाढ़ और बरसात के बाद जो जल जमाव होता है, वो जल जमाव मच्छरों के पैदा होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरी तरफ जिसके कारण मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और भी बहुत से प्रोटोजोअल वायरल बीमारियां जो हैं, वो इस सीज़न में जो जुलाई से नवंबर के बीच में इनका प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्ट इफेक्ट भी है इस जल जमाव का, खाना दूषित होने का, पानी दूषित होने का, जिसके चलते डायरिया और वॉमिटिंग और टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो इस सीजन में होती हैं। जल जमाव के कारण मच्छरों की संख्या काफी बढ़ी है। इससे आम लोगों को कई परेशानी हो रही है। मच्छर तो किसी भी हालत में मनुष्य जाति के लिए सहयोग के लिए बना ही नहीं है। ये मच्छर तो घातक ही घातक है, और ये मच्छर बीमारियों के डायरेक्ट रीजन बनते हैं। कई तरह के प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया और वायरस मच्छरों के माध्यम से मनुष्य को काटने के, जब वो काटते हैं तो उनके माध्यम से हमारे शरीर में आता है। और बहुत सी बीमारियां जो इन्फेक्टिव होती हैं वो मच्छरों के कारण होती हैं। तो मच्छर तो घातक ही घातक है। कई रोग हैं जो मच्छरों के काटने से होते हैं। ऐसे में क्यूलेक्स मच्छर से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, खासकर मैं अपने देश की परिस्थिति में बोलूँगा कि मादा एनोफिलिस जो कि मलेरिया के वाहक है, क्यूलेक्स और ये डेंगू का जो एजेप्टिस है, फाइलेरिया के लिए जो ब्रोगिया मलाई है, आदि ये सब जो कीटाणु हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश और हमारे राज्य के लिए खास करके ये बहुत ही नुकसानदेह। मच्छरों का प्रकोप घर के बाहर जल जमाव से ही नहीं बल्कि घरों के अंदर साफ सफाई के अभाव में भी बढ़ता है। देखिए, बरसात का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो उनके अंडे डालने के लिए, लार्वा आदि के लिए, लार्वा को चाहिए पानी और जमा हुआ पानी। तो उस पानी जब तक नहीं रहेगा तो लार्वा जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो नेचुरली ये माहौल जो है वो उनके सर्वाइवल के लिए और उनके पनपने के लिए ज़रूरी है। रोगों की गंभीरता को देखते हुए हमें मच्छरों से बचाव के लिए चरणबद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी मच्छरों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हर स्टेज को ख़त्म करने के लिए अलग अलग उपाय हैं। जैसे जिस समय वो एग्स से ही शुरू किया जाए, एग्स और लार्वा जो हैं वो पानी में डालते हैं, तो पानी जहाँ वो जल जमाव है, पहले तो जल जमाव को साफ़ किया जाए। जल जमाव जहाँ हो रहा है, जहाँ उनके अंडे हैं बहुत दिनों से, वहाँ पर जो है वो केमिकल्स जो हैं डीडीटी, मैलाथियन आदि जो है डाले जाएँ। किरासन तेल का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का और डीडीटी का भी प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों के प्रयोग के जरिए मच्छर के एग्स, लार्वा आदि को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, अभी आपने जाना कि मच्छरों का प्रसार ना हो इसके लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मलेरिया को एक गंभीर बीमारी माना गया है। इन दिनों मच्छरों की संख्या बढ़ने से मलेरिया की समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। देखिए, मलेरिया तो एक ज़माने में विश्व का सबसे बड़ा घातक और मारक बीमारी में गिना जाता था,
लेकिन मलेरिया के बारे में काफ़ी लगभग 2-3 शताब्दियों से काफ़ी रिसर्च हुए। पहले मलेरिया का कारण भी नहीं मालूम था। हमारे देश में ही मलेरिया के मच्छर का पता लगाया गया, रोनाल्ड रॉस ने इसका पता लगाया। और उसके बाद एक मलेरिया के चलते जो DDT का जब आविष्कार हुआ, और DDT मलेरिया के मच्छर को मार सकता है, ये जब हुआ तो उसको DDT को खोजने वाले को नोबेल प्राइज़ भी मिला। इतना महत्वपूर्ण उसमें मलेरिया बना हुआ था। तो मलेरिया तो मलेरिया का डिमेंशन है कि लाखों लाख, हमारा एक ऐसा एपिडेमिक भी आता है जो दसियों लाख करोड़ों लोग इफेक्टेड दुनिया में हो जाते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई एपिडेमिक आए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जल जमाव और मच्छरों के प्रसार से होने वाली बीमारियों के बारे में जाना, साथ ही ये भी जाना कि आखिर क्यों मलेरिया को एक बेहद गंभीर बीमारी माना जाता है। अभी भी आपके बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास शेष हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर मलेरिया से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के विषय में। दोस्तों, बारिश के मौसम में मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों में सबसे महत्वपूर्ण बीमारी मलेरिया से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एकाएक काफ़ी बड़ी तादाद मलेरिया के मरीजों की हो जाती है। आखिर मलेरिया से किस प्रकार हम अपना बचाव करें, आइए इस बारे में हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। सामान्य भाषा में कहा जाए तो मलेरिया एक खास मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सीय भाषा के तौर पर मलेरिया की पहचान तकनीकी रूप से की जाती है। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोआ वायरस और बैक्टीरिया से एक अलग चीज़ है। और आपको बता दें कि प्रोटोजोआ के मामले में साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रोटोजोआ का डायरेक्ट मतलब रिसर्च हो चुका है कि प्रोटोजोआ का दवाई उपलब्ध है आज दुनिया में। हाँ, ये बात सही है कि बहुत से प्रोटोजोअल डिजीज़ के वैक्सीन नहीं तैयार हुए हैं। जो वायरस और ये बैक्टीरिया में पैदा, वैक्सीन के मामले में हम जरूर पीछे हैं इसके मामले में। तो एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है ये। और प्रोटोजोअल डिजीज़ में इसका जो है वो प्लाज्मोडियम 4 वैरायटी होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन है वाइवेक्स और सबसे ज़्यादा खतरनाक है फाल्सीपेरम। हालांकि चारों वैरायटी कमो बेस अपने देश में होता है, लेकिन ये दोनों वैरायटी बहुत ही कॉमन है, वाइवेक्स और फाल्सीपेरम। और ये मच्छर के इनका जो स्रोत है वो मच्छर है। ये मच्छर के माध्यम से आदमी में आते हैं और आदमी के माध्यम से फिर मच्छर में जाते हैं। इसलिए मच्छर भी जो ग्रसित होता है, मच्छर हमें बीमारी देता भी है, और जो इन्फेक्टेड संक्रमित आदमी है उसे मच्छर ले भी लेता है उसको। इसलिए इस सर्किल में मच्छर आदमी यही चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को कपकपी आए, पसीना आए और तेज बुखार हो तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। देखिए, मलेरिया एक ऐसा बुखार है, सबसे बड़ा सिम्टम इसका बुखार है, जिसकी कुछ खास वैरायटी होती है। हालांकि ये जो इसका जो सिम्टम है वो बदलता भी रहता है, लेकिन इसको माना गया है कि ये ठंडा लगकर सबसे पहले जो बुखार आता है वो बहुत जोर ठंडा लगता है लोगों को, और वो ठंडा 1 से 1.5 मिनट तक रह सकता है। वो काफ़ी जोर राइगर आता है, लोग कपकपी आती है, लोग कंबल ओढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें, और अपने आप ये ठंडक जो है वो 1-1.5 मिनट के बाद ख़त्म होकर के एक हीट का स्टेज आता है। लोग काफ़ी गर्मी महसूस कर लेते हैं, देह गर्म हो जाता है बुखार आने के बाद, और उसके कुछ देर के बाद 2-3 घंटे के बाद एक पसीना का स्टेज आता है, स्वेटिंग का स्टेज आता है। बुखार जो है खुद जो है वो ख़त्म होने लगता है। और ये मलेरिया का बुखार जो है वो साइक्लिक नेचर है इसका। ये बहुत क्रॉनिक होने के बाद तो रोज़ रोज़ भी आ सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में 3 या 4 दिन का इसका जो है वो साइकिल बनता है, जिस साइकिल पर आया कर। मलेरिया की समस्या ना आए, इसके लिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जल जमाव को दूर करना होगा, घरों की साफ सफाई करनी होगी, साथ ही हर दिन मच्छरदानी का प्रयोग करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलेरिया के रोकथाम के भी बहुत 2 पहलू हैं।
एक प्रिवेंशन, दूसरा क्योर। क्योर के मामले में भी साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है और प्रिवेंशन के मामले में सिद्धांत हमारे पास तय है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार मच्छरों की संख्या कम की जाती है। जब जब इस देश में मलेरिया कंट्रोल अभी और इरेडिकेशन और कंट्रोल दोनों कार्यक्रम इस देश में चले हैं, बहुत व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय सरकार ने चलाई, राज्यों में चला, तब तक मलेरिया के इंसिडेंस में कमी हुई है। लेकिन कमी के बाद जैसे ही हमें ढीलापन आता है फिर वो इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये महसूस किया गया है कि मलेरिया को इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है पोलियो आदि की तरह, इसको कंट्रोल करने का ही प्रयास करना पड़ेगा और कंट्रोल करने के लिए इसके लगातार प्रयत्न करना है। हर साल बरसात आएगी, मच्छरों को हम आमूल खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन मच्छरों को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, उनकी डेंसिटी घटा सकते हैं और आदमी का इलाज करेंगे। मलेरिया ग्रसित लोग कम रहेंगे तब भी मलेरिया का इंसिडेंस जो है मच्छरों में भी तब ज़्यादा प्रकोप उसका नहीं होगा। मलेरिया से निजात पाने के लिए बचाव के साथ साथ उपचार प्रक्रिया को भी निभाना आवश्यक है, क्योंकि मलेरिया से ग्रसित मरीज की संख्या बढ़ने से ही मलेरिया का प्रसार ज्यादा हो जाता है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी जिसको हम लोग मानते हैं वो है आपको अभी भी क्लोरोक्विन एंड सिमिलर टू क्लोरोक्विन जो दवाइयाँ होती हैं वो अभी भी कारगर हैं। कुछ रेजिस्टेंट जहाँ होती हैं वहाँ बहुत से दवाइयाँ आई हैं जो इवन प्रेगनेंसी में भी दवाई, मलेरिया का दवाई जो है वो आ गया है जो कम घातक हो। और अभी नए में तो बहुत सा दवाइयाँ लैरिथर आदि दवाइयाँ जो आई हैं जो कि चीन के जो बार्क के ऊपर में जिनका इन्वेंशन हुआ है, तो वो दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं और मलेरिया के इवन आपको जो सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया है ना, उसको भी हम इन दवाइयों के बल पर ठीक कर सकते हैं अगर सही समय पर इलाज हो और नुकसान। मलेरिया मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग और केंद्र स्वास्थ्य विभाग ने भी कई आवश्यक कदम उठाए हैं जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए। आज़ादी के पहले से मलेरिया को एक बहुत इम्पोर्टेंट मलेरिया कंट्रोल कार्यक्रम शुरू हुआ था। पहले तो इरेडिकेशन शुरू हुआ। मलेरिया को और डॉक्टरों को भरोसा था कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो सका, तो फिर कंट्रोल कार्यक्रम आया, फिर बाद में इरेडिकेशन आया जब बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर अभी जो है हम लोग मलेरिया कंट्रोल कार्यक्रम में चल रहे हैं और इसके लिए केंद्र भी काफ़ी सहायता देती है। हर ज़िले में मलेरिया ऑफिसर्स हैं, हर अस्पताल में मलेरिया के स्लाइड बनाने का उपाय है और स्लाइड को एक जगह जांच करने की व्यवस्था है जिससे कि कितने मलेरिया पॉजिटिव जो लोग हैं वो हम लोग पहचान सकें और इनके हर जगह क्लोरोक्विन से लेकर के अब तो मलेरिया का जांच के लिए किट भी आ गया है, एंटीबॉडी किट जो है आसानी से पता चल जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया का। वो किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं PSCs में और शहरों में तो है ही। प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अब जब भी बुखार किसी को होता है तो मलेरिया की जांच जरूर कराते हैं। इसलिए सरकार और डॉक्टरों का जो समुदाय है वो मलेरिया के कंट्रोल के लिए काफ़ी जागरूक है और किया भी जा रहा है। ये तो बातें हुई मलेरिया के विषय में, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि आखिर क्यों इस मौसम में डायरिया को भी एक गंभीर बीमारी माना गया है। बाढ़ और बरसात के दिनों में एक और समस्या लोगों को काफी परेशान कर रही है। यह समस्या है डायरिया की। डायरिया का अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो यह काफी गंभीर परिणाम दिखा सकता है। ये जो जल जमाव है, एक तो शहरी क्षेत्रों में जहाँ पाइप से हम लोग पानी लेते हैं, म्यूनिसिपल पानी, तो पाइप के फटे रहने के चलते या उस रास्ते से गुजरने के चलते वो पानी जो है वो कॉन्टेमिनेट करता है हमारे म्यूनिसिपल पानी को भी। गाँव में लोग बहुत नीचे डीप अभी भी बोरिंग नहीं करके पानी लेते हैं नलों में, जो चापाकल आदि है। तो ये जो पानी गंदे पानी है बैक्टीरिया और ये सब युक्त, ये पानी जो है फर्स्ट और सेकंड लेयर तक पहुंच जाते हैं, वो इन्फेक्टेड करते हैं। ऊपर में भी आने के बाद बहुत से लोग तालाब आदि का भी और नल अभी भी पानी पीते हैं, तो उसमें भी पानी कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। बरसात का पानी जमा करके भी लोग वो खास करके बर्तनों को साफ़ करते हैं और गंदे बर्तन में लोग इन पानी रखते हैं, तो वो भी कॉन्टेमिनेट होने का चांस रहता है उसमें। तो डायरिया का जो पानी जनित जल जनित बीमारी है ये, और टाइफाइड आदि, इसका प्रकोप बढ़ने का चांस रहता है।
दोस्तों, अभी तक आपने मलेरिया बीमारी के बारे में ढेरों जानकारियां ली। साथ ही साथ आपने ये जाना कि खासकर बारिश के मौसम में डायरिया का खतरा क्यों अधिक बढ़ जाता है। अभी भी आपके बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित कई बातों का खजाना है हमारे पास शेष, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे करें डायरिया से बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियों के विषय में। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि हम खुले में सड़क किनारे किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं और ऐसे में हम दूषित जल का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कर लेते हैं और यही कारण डायरिया को आमंत्रित करने की सबसे बड़ी वजह बनता है। आज कई जगहों पर पानी पीने योग्य नहीं होता, वो दूषित होता है। तो आइए इन तमाम विषयों पे आपको दिखाते हैं कुछ खास जानकारियाँ। खान पान में स्वच्छता का ख्याल न रखने पर डायरिया की संभावना बढ़ जाती है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो आंत में पाचन क्रिया की गड़बड़ी को डायरिया समझा जाता है। आदमी के शरीर में जो भोजन करते हैं हम लोग, वो छोटी आंत और बड़ी आंत हो करके अंततः पाचन के बाद जो हम लोगों का मल होता है, वो मल निकलना एक नेचुरल फिनोमेनन है जो 1 या 2 बार नॉर्मली आदमी के शरीर से निकलता है। लेकिन जब हमारा खाना दूषित होता है तो हमारा जो गट है वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और खाने के पाचन में भी गड़बड़ी होती है और जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है गट में वो भी घट जाता है। उसके चलते मोबिलिटी बढ़ जाती है और पखाना जो है वो पतला होकर के लूज मोशन का रूप लेकर के बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इन्फेक्टेड अनडाइजेस्टेड फूड्स आने लगते हैं। इसी को डायरिया कहते हैं। डायरिया की समस्या सामान्यतः दूषित जल या पदार्थों के सेवन से दस्तक दे सकता है। डायरिया का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों में देखा जाता है, हालांकि यह हर उम्र के लोगों को भी प्रभावित करता है। देखिए, अभी जो डायरिया अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण हो सकता है। डायरिया, बच्चों का डायरिया कुछ अलग किस्म का होता है, सयानों का डायरिया कुछ अलग किस्म का होता है। बच्चों के डायरिया में सबसे ज़्यादा जो अभी इन्फेक्टिव जो है वो वायरल डायरिया हम लोग मानते हैं। वायरल सीजन में खासकर बरसात में वायरस का भी प्रकोप बढ़ जाता है, तो वायरल डायरिया बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो भी उसी ढंग से वो शरीर में जाता है, दूध के माध्यम से, पानी के माध्यम से। और जो व्यक्ति, जो लोग सियाने लोग हैं, उनमें वायरल, प्रोटोजोअल और बैक्टीरियल, ये तीनों ढंग के डायरिया जो हैं वो होते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस के कारण हो या सीधे डायरिया हो जाए, लेकिन वो डायरिया जो है के कारण नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार शौच की समस्या आए तो उन्हें फौरन ही चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये डायरिया के लक्षण हो सकते हैं। बार बार सामान्य की अपेक्षा पतला मल होना और मल के साथ बहुत ज़्यादा पानी का आना जिससे डिहाइड्रेशन हो जाए, ऐसी स्थिति भी होगी और उसमें गंध भी आ सकता है। पेट में दर्द के साथ ये भी हो सकता है। ऐसे मोशन को हम लोग डायरिया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया के लक्षण दिखें तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इस दरमियान नमक, चीनी और पानी का घोल थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते रहें। इसके साथ ही शीघ्र चिकित्सक से संपर्क करें। कम से कम 15 मिनट तक अगर उबाल दिया जाए तो पानी के जितने बैक्टीरिया, वायरस सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, प्रोटोजोआ सब खत्म हो जाएंगे। तो घरेलू उपचार में है कि आप नमक और चीनी का घोल, उसकी मात्रा है 1 चुटकी नमक और 1 या 2 चम्मच अगर 1 लीटर पानी में हम डालते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो ORS बन जाता है वो ORS घरेलू उपचार है उसका। सबसे बड़ा उपचार है और बहुत से डायरिया को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग डायरिया से ग्रसित मरीज के लिए कई सुविधाएं तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उपलब्ध करवा रहा है ताकि डायरिया की समस्या शीघ्र खत्म की जाए। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर राज्य का स्वास्थ्य विभाग, केंद्र की सहायता भी है इसमें। ORS के पैकेट्स हर आंगनवाड़ी में,
हर पंचायत में, हर स्वास्थ्य केंद्र पर, शहरी और ग्रामीण दोनों, ORS के घोल, ये इसकी कमी राज्य सरकार नहीं कर रही है, जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है। और डायरिया की दवाइयाँ, और इस समय NRHM के अंतर्गत में हर अस्पताल में IV फ्लूइड्स, जो पानी चढ़ाया जाता है, IV सेट्स, इसकी सुविधाएं जितनी मात्रा में आप खोजें वो उपलब्ध हैं। सरकार का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम है बच्चों में और सियानों में डायरिया को रोकने का। डायरिया की समस्या ना आए, इसके लिए हमें एकजुट होकर आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को स्वच्छ जल के सेवन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना है कि आदमी केवल इसी सीजन में नहीं, सभी सीजन में पानी की स्वच्छता और भोजन की स्वच्छता पर ध्यान दे। और एक बहुत बड़ा हम लोग स्वच्छता के मामले में मानते हैं, हाथ धोकर खाना खाएं। डायरिया का एक कारण कि जो ये वर्म्स होते हैं वो भी होते हैं। अगर बच्चों में, खाना बनाने वाली महिलाओं में, और ये इवन पढ़े लिखे लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं, इवन डॉक्टर्स के बारे में भी रिसर्च है कि बहुत ज़्यादा हाथ धोकर खाना नहीं खाते हैं। तो ये अगर अभियान अगर आदमी के दिमाग में आ जाए, हैंडशेक, विदेशों में तो लोग खाना खाने में जरूर हाथ धोते हैं क्योंकि हैंडशेक करते हैं वो लोग, तो हमारे देश में हैंडशेक थोड़ा कम है। फिर भी हमारे देश में अगर हाथ धो करके खाना खाया जाए, बच्चों में आदत डाला जाए, खाना बनाने वालों में आदत डाला जाए, तो बहुत बड़ा ये कार्य हो सकता है। दोस्तों, अभी भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन वक्त की पाबंदी है और घड़ी की सुइयां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हम आपसे इजाज़त लें। लेकिन अगर आपके मन में है किसी भी प्रकार का कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ईमेल आईडी आपके पास हो, तो फटाफट नोट करिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है etvhealthmantra@gmail.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रहेंगे स्वच्छ, आप रहेंगे स्वस्थ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपने पूरे हेल्थ मंत्रा की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ रुखसत। नमस्कार।